आहार एवं पोषण की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान डॉक्टर शशि शर्मा आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं वह इस प्रकार है। वसा की रिक्वायरमेंट, स्रोत और कमी के प्रभावों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है। तो हम यह पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं से प्राप्त होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की प्रति ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और प्रतिदिन जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। इसके बाद में प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के प्रति ग्राम से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत करना है, इसलिए इसके द्वारा ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा नहीं ली जाती है और प्रतिदिन की कुल ऊर्जा का केवल 15% प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए। इसके पश्चात वसा की हम बात करें तो वसा के प्रति ग्राम से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और यह जो मात्रा है या यह जो ऊर्जा प्राप्त होने की जो मात्रा है वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के दुगने से भी अधिक है। अतः वसाएं सबसे रिच सोर्स होती हैं ऊर्जा का। हमारे भोजन में वसाएं दो प्रकार से उपस्थित होती हैं, जिन्हें विजिबल फैट और इनविजिबल फैट कहा जाता है, या दृश्य वसाएं और अदृश्य वसाएं। अदृश्य वसाएं वो होती हैं जो कि वसाओं के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये भोज्य पदार्थों में ही उपस्थित होती हैं, जैसे कि दूध में उपस्थित वसा या तिलहन में उपस्थित वसा, जैसे मूंगफली के दानों में वसा बहुत अधिक मात्रा में होती है लेकिन हमें वसा नजर नहीं आती है। इसी तरह से अन्य भोज्य पदार्थ जो होते हैं जैसे अनाज हैं, दालें हैं, उनमें भी वसाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें वह दिखाई नहीं देती हैं इसलिए उन्हें इनविजिबल फैट की श्रेणी में रखा जाता है। और विजिबल फैट वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मक्खन, घी, तेल, और ये सभी विजिबल फैट की श्रेणी में आती हैं। हमारी जो दैनिक आवश्यकता है वह इस आधार पर निर्धारित की गई है कि प्रतिदिन हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें कितनी मात्रा में इनविजिबल फैट होता है और कितनी मात्रा में हमें विजिबल फैट ग्रहण करना चाहिए। अर्थात हमारी वसा की जो दैनिक आवश्यकता निर्धारित की गई है वह विजिबल फैट के आधार पर निर्धारित की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दृश्य वसाएं कितनी मात्रा में प्रतिदिन लेनी है, यही प्रतिदिन की आवश्यकताओं में दर्शाया गया है। यह आहार के द्वारा लेने वाली अदृश्य वसाओं को इंक्लूड नहीं करता है। और वैसे आपको एक सामान्य गणना बता ही दी गई है कि
अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार की वसाएं मिलकर प्रतिदिन की ऊर्जा का 25% प्रदान करने वाली मात्रा में होनी चाहिए या लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रतिदिन की हमारी जो दैनिक आवश्यकता है वो ICMR के द्वारा विशेषकर भारतीयों के लिए क्या निर्धारित की गई है। तो वसा की जो मात्रा है वो व्यक्ति की ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक वसा की मात्रा भी होगी, क्योंकि 25% अगर ऊर्जा वसा से मिलनी है तो वो अधिक ऊर्जा लेने वाले या अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए वो मात्रा अधिक होगी और कम श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए वह मात्रा कम होगी। तो एक कम कार्य करने वाले पुरुष के लिए वसा विजिबल फैट के फॉर्म में चाहिए 25 ग्राम पर डे, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए 30 ग्राम प्रतिदिन और अधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए 40 ग्राम प्रतिदिन। महिला के लिए कम कार्य क्रियाशील महिलाओं के लिए 20 ग्राम प्रतिदिन, मध्यम क्रियाशील महिलाओं के लिए 25 ग्राम प्रतिदिन और अधिक कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 30 ग्राम प्रतिदिन वसा चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए वसा की मात्रा हैवी वर्कर जो वुमेन होती है उसके बराबर रखी गई है, अर्थात 30 ग्राम प्रतिदिन। शिशुओं की हम बात करें तो 0 से 6 महीने में, क्योंकि वे कंप्लीटली मदर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या सिर्फ माँ का दूध ही लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर से वसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि 6 से 12 महीने के बच्चों का, क्योंकि वीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसलिए उनको 19 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को जो कि 1 से 3 साल के होते हैं उनको 27 ग्राम वसा प्रतिदिन चाहिए, जबकि 4 से 6 साल के बच्चों को 25 ग्राम वसा चाहिए। 7 से 9 साल के बच्चों को 30 ग्राम वसा प्रतिदिन आवश्यक होती है। उसके बाद में 10 से 12 साल के लड़के और लड़कियों को 35 ग्राम प्रतिदिन, 13 से 15 साल के लड़कों को 45 ग्राम प्रतिदिन, जबकि लड़कियों को 40 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है। और 16 से 17 साल की उम्र के बच्चों को या लड़कों को 50 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है और लड़कियों को 16 से 17 साल की लड़कियों को 35 ग्राम वसा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, क्योंकि इस समय या किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों की फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है और इसके अलावा उनके जो शारीरिक संरचना है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आता है। इसलिए लड़के और लड़कियों के लिए वसा की आवश्यक मात्रा 13 वर्ष की उम्र के पश्चात अलग अलग हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि हमारे आहार में वसाओं के स्रोत क्या क्या हैं। प्राकृतिक रूप से वसाएं हमारे भोजन में प्राणी और वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त की जा सकती हैं या दोनों ही इसके स्रोत होते हैं। हम पहले बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की या प्राणी जगत के स्रोतों की। तो एनिमल एडिपोज टिश्यू या प्राणियों की जो वसीय ऊतक होते हैं वो वसाओं के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे कि मांस में। उसके अलावा अंडा, मछली का तेल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे क्रीम, बटर, चीज, दही और घी, ये सब एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि मक्खन, घी, क्रीम, ये विजिबल फैट के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की। तो प्लांट सोर्सेज में वेजिटेबल सीड्स और सूखे मेवे और कुछ पौधों की पत्तियों में वसा की मात्रा बहुत अच्छी होती है। प्लांट वेजिटेबल सीड्स जिनसे कि तेल निकाला जाता है, और वनस्पति वसाओं या वनस्पतियों से प्राप्त वसाओं की एक खासियत होती है कि इनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और प्राणियों से प्राप्त वसाओं में मुख्य रूप से संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं। वेजिटेबल सीड्स जिनसे कि वसा प्राप्त की जाती है वे कई प्रकार के हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी के बीज, और इसके अलावा अन्य सरसों का तेल, ये सब जो हैं वो वेजिटेबल सीड्स के अंतर्गत आते हैं, जिनसे कि तेल प्राप्त किए जाते हैं। और नट्स यानी सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम और पिस्ता आदि में भी वसा की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कुछ प्लांट लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें वसा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से वसा के विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं कि वसा की कमी से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आहार में वैसे वसा की कमी के प्रभावों को सामान्यतया नहीं देखा जाता है, परंतु फिर भी अगर लंबे समय तक वसा पर्याप्त मात्रा में नहीं ली जा रही है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला है फिनोडर्मा होना। वसा की कमी से बच्चों और बड़ों में फिनोडर्मा रोग हो जाता है, और इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियां निकल जाती हैं और त्वचा मेंढक के समान हो जाती है। दूसरी स्थिति है कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी आ जाना, या कोशिकाओं की कार्य करने की क्षमता घट जाती है। आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से कोशिकाओं तथा कोशिका आवरण की त्वचा घट जाती है और शरीर में जल संतुलन भी बिगड़ जाता है। तीसरा प्रभाव है सामान्य वृद्धि रुक जाना। वसा की कमी से आवश्यक वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास रुकने के चांसेस रहते हैं। इसकी कमी से त्वचा रूखी, खुरदुरी और चमकहीन हो जाती है, और डर्मेटाइटिस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वसा क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिनों के स्रोत की तरह कार्य करती है और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ले जाती है। अतः आहार में वसा की कमी से विटामिन ई का संवहन और अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण विटामिन ई का जो फंक्शन है संतानोत्पत्ति में वह पर्याप्त या सही तरीके से नहीं हो पाता और उसमें परेशानी आती है। यह था वसा की कमी के प्रभाव। सामान्यतया हम वसा की कमी के प्रभावों से इतने ग्रसित नहीं होते हैं जितने कि वसा की अधिकता हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। वसा की अधिकता से मोटापा नामक रोग आ जाता है, और मोटापा कई और डिजेनरेटिव डिजीजेस जो हैं उनका कारण बन जाता है, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या मधुमेह आदि कई समस्याएं हमारे जीवन में मोटापे के कारण होती है, और मोटापा हमारे शरीर में वसा की अधिकता के कारण हो जाता है। इस प्रकार से
हमने जाना कि हमारे शरीर में वसा की कमी के और वसा की अधिकता के क्या क्या प्रभाव होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम जो भी वसाएं ले रहे हैं उसमें संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा कितनी है। सामान्यतया असंतृप्त वसीय अम्ल क्योंकि आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, इसलिए उनकी दैनिक आवश्यकता पूरी करना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी कमी के प्रभाव या उनकी कमी के दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।